Hello students, how do you do? Myself Mukesh Drona. Again welcome to our class Vedanta Studies. So let's start the chapter. In previous lecture or in class, already we started chapter 1. वहाँ तक अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिम्स पढ़ चुके थे. कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर एक डाउट आया था, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स. डेफिनिट कैरेक्टर्स उनको कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स का जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो. जैसे मैं कहूँ रिप्रोडक्शन इनडेफिनिट है क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन है. उसी तरह ग्रोथ की बात करूँ, ये इनडेफिनिट है बिकॉज इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. बट मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स का वो एक डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. सो अब तक 3 वीडियो, थर्ड वीडियो है ये. इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं चैप्टर 1 11th क्लास बायोलॉजी के. चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर 1 का. सेकेंड वीडियो के अंदर अपन ने लाइव और लिविंग ऑर्गेनिम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे. आज थर्ड वीडियो है जिसके अंदर अपन को कुछ टॉपिक्स कंसर्न करने हैं लाइक बायोडाइवर्सिटी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हमारे आसपास में डिफरेंट शेप और साइज के एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. वो बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी में भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम जहां रह रहे हैं वो हमारा एक इकोसिस्टम है. डेजर्ट एरिया आ गया, उसमें पोंड आ गया, उसमें हिमालय रेंज आ गई. तो इन सभी पर्टिकुलर एरिया और हैबिटाट के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज देखते हैं आप, डेजर्ट अपने आप में एक किसी भी ओशन लेवल से अलग है. उसी तरह से एक माउंटेन रेंज है वो डेजर्ट से अलग है. तो जो वैरायटी है दैट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल वैरायटी, राइट. और दूसरा वैरायटीज जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स स्पीसीज की देखते हैं अपन, जैसे आर्थ्रोपोडा की बात करें, उसी तरह से आप बात करें एनालिडा की, उसी तरह से बात करें नॉन कोडेट्स की डिफरेंट वैरायटीज की, एंजियोस्पर्म की, प्लांट्स की, फंगी की. उसी तरह से बात करें हम कोडेट्स के अंदर फिशेस की. तो ये डिफरेंट स्पीसीज हो गई. जो डिफरेंट स्पीसीज की जो वैरायटी आप देख रहे हो उसको हम कैटेगराइज करेंगे यहाँ पर डाइवर्सिटी में, स्पीसीज डाइवर्सिटी. ठीक है, तो आज अपन टू द पॉइंट टू द लाइन टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेते हैं बायोडाइवर्सिटी. नाम से यदि हम एक रूट वर्ड की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी रूट वर्ड्स को फ्रैक्ट किया, पढ़ने तोड़ा है, बायोस प्लस डाइवर्सिटी. बायोस प्लस डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है, बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिम्स और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिम्स. ठीक है, इस हिसाब से डाइवर्सिटी इज द लिविंग ऑर्गेनिम्स. हमारे चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिम्स की डाइवर्सिटी है, डिफरेंट वेराइटीज हैं, दैट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. 9th चैप्टर ने आपने एक चैप्टर 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिम्स. उसको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिम्स को हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो वही चीज यहां पर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इसको. वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. वैरायटी है, वैरायटी का एग्जिस्ट होना जरूरी है. तो लिविंग ऑर्गेनिम्स की जो वैरायटी आप चारों तरफ देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिम्स के साथ साथ जो हैबिटाट और एरियाज जहां पर वो सराउंड करते हैं, जहां पर वो रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स दैट कॉल डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी 2 टाइप की है. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट और सी, ये डिफरेंट हैबिटाट है, तो इनको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसके अंदर लेते हैं. स्पीसीज बाय डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन सराउंड अस, वी कैन सी दे आर सराउंडिंग अस. तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, different varieties of plant, different varieties of non-coded, different varieties of coded living organisms we can see here and there in surrounding us. That surrounding existence of the living organisms of species that called species biodiversity. अब हम बात करें बायोडाइवर्सिटी भैया पढ़ते क्यों हैं. बायोडाइवर्सिटी पढ़ने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनका एक इको बैलेंस है. 10th क्लास में आपने पढ़ा इकोलॉजी, इकोसिस्टम. हर एक बायोटिक एबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ सराउंड कर रहे हैं उनके बीच में एक बैलेंसिंग है. उस बैलेंसिंग का हम इस तरह से कर सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं. फाउंडेशन होता है, उसके बाद फाउंडेशन वाला एरिया होता है, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप तक होता है. बेसिकली हम किसी भी फ्लोर से यदि कोई ब्रिक निकालते हैं
तो बेसिकली उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे कोई ना कोई डिफरेंस पड़ेगा, पर सबसे ज्यादा डिफरेंट उस पर पड़ेगा यदि बेसमेंट से हम कोई ब्रिक निकाल लें। तो इस तरह से एक पूरी बिल्डिंग एक हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट वेराइटी स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रख रही है। हाँ, इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी स्पीसीज को वहां से रिमूव कर दें, पर धीरे धीरे करते करते इस तरह से एक एक स्पीसीज गायब होने लगी तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डिक्लाइन हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से हमारा चारों तरफ एक नेचर का इकोसिस्टम बैलेंस बना हुआ है, उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमें बायोडायवर्सिटी को नॉलेज करें। इसलिए सबसे पहला हो गया इको बैलेंस, हमारे चारों तरफ जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाने के लिए बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस रखती है। सेकंड बात करें प्रिवेंटिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शंस। बहुत सी स्पीसीज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ह्यूमंस बड़ा सेल्फिश है एक्चुअली। मैंगो यदि उसको चाहिए तो मैंगो के अलावा जितनी भी अनवांटेड प्लांट्स है उसको रिमूव कर देगा। क्रॉप प्लांट्स लगाते हैं, वीट, बाजरा, मीज, कोकोनट, ये उगाना है तो आसपास के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स जो बड़े बड़े ट्री हैं उनको हटाता है। तो बेसिकली इस तरह से उसने एक स्पेसिफिक प्लांट और कैटेगरी को चूज कर लिया है, बाकी उसके लिए यूजलेस है। तो ये जो फिनोमेनन है, एक जो ये थिंकिंग है, वो थिंकिंग हमारे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर रही है। उस डिसबैलेंसी की वजह से जो डिपेंडेंट प्लांट्स है, डिपेंडेंट बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फिश हैं, वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स गायब होते जा रहे हैं। लॉयन गायब हो रहा है, टाइगर गायब हो रहा है, बस्टर्ड जो स्ट्रीट बर्ड है, उसी तरह से प्रोसोप्रेसिनेरिया जिसको हम खिजड़ी कहते हैं, वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो इन सभी कैटेगरीज को हम बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, सेव करने के लिए बायोडायवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो गायब हो रहा है, जो एक्सटिंक्ट हो रहा है धीरे धीरे, उसको प्रिवेंट करने के लिए बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस रख रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। बायोडायवर्सिटी हमने देख ली, चारों तरफ है। अब उस बायोडायवर्सिटी को रहते हुए हमें कोई ना कोई उसको नाम जरूर देना पड़ेगा, नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो जो नेम प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया जा रहा है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है और उस नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या उस प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफिकेशंस देनी है जो हमारे नॉलेज वाइज, हमें स्टडी वाइज उनमें रिलेशन मेंटेन करने, डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी को मालूम करने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए बहुत हमारे नॉलेज को एनहेंस करेगा। तो मैं बात करूं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक स्पेसिफिक नेमिंग प्रोसीजर जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है, एक यूनिक नेम। उस यूनिक नेम को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, राइट। तो नेमिंग प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज known by the unique name of all over the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नेम की जरूरत है, एक स्पेसिफिक नेम की जरूरत है, और उस स्पेसिफिक नेम को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, राइट। साइंटिफिक नेम अपने आप में ओरिजिन और डेराइव, हम ओरिजिन की बात करें कि साइंटिफिक नेम को सबसे पहले बनाया कहां गया था। साइंटिफिक नेम को लैटिन लैंग्वेज में बनाया गया था। आज की डेट में देखा जाए तो लैटिन लैंग्वेज, लैटिन जो एम्पायर्स था वो उस वक्त यूज किया जाती थी। धीरे धीरे लैटिन एम्पायर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो लैटिन लैंग्वेज भी वहीं पर रहते हुए, स्टे करते हुए डिस्ट्रॉय हो गई। अभी एग्जिस्टेंस फॉर्म में लैटिन लैंग्वेज का कोई यूज नहीं है, इसलिए लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज की फॉर्म में भी जाना जाता है। अब जो भी नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें लैटिन नेम एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना होता है। इसलिए लैटिन लैंग्वेज कभी भी अब एक इंडेक्स की फॉर्म में यूज की जा रही है, नोट चेंजिंग फॉर्म में यूज की जा रही है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने में यूज की जा रही है, पर उस साइंटिफिक नेम प्रोवाइडिंग प्रोसेस के अंदर उसमें किसी भी तरह का कोई फर्दर चेंज अब नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड लैंग्वेज, राइट। तो ऑल साइंटिफिक नेम्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन लैंग्वेज होने की वजह से उसको लैटिन ओरिजिन कहते हैं। उसको लैटिन ओरिजिन के साथ साथ लैटिन वे में ही लिखना होता है जिसको हम इटैलिक्स कहते हैं। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में जब अपन और डिटेल करेंगे। दूसरी बात करें आइडेंटिफिकेशन, नाम से पता चल रहा है आइडेंटिफाई करना, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, यूजफुल, स्पेसिफिक फीचर्स देखते हुए। मैं एक बात करूं कि बेसिकली किसी तरह के प्लांट्स के अंदर सीड बनता है तो उसको मैं बेसिकली फेनेरोगेमस में रखूंगा। फेनेरोगेमस सीडी प्लांट्स है जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 9th क्लास में आपने पढ़ा है।
एंजियोस्पर्म की बात करूं, एंजियोस्पर्म में फ्लोरिंग प्लांट्स है, तो फ्लोर बनाने वाले सभी प्लांट्स को मैं एंजियोस्पर्म में रखूंगा। उसी तरह से मैं नोटोकोड की बात करूं, जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकोड है उन्हें कोर्डेटा में रखूंगा, जिनमें नहीं है उन्हें नॉन कोर्डेटा में रखूंगा। तो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स है, बेसिकली डिफरेंट सिमिलरिटीज है। जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज रखता है उसको आइडेंटिफाई करके मेरे को एक ही ग्रुप में रखना होता है, जिससे मेरे को उस नॉलेज को करने में, उसकी आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली उसके बारे में और अवेयर और नॉलेज करने के लिए एक क्राइटेरिया मिल सके, एक लमसम एरिया और लमसम आइडिया मिल सके। क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो लिविंग ऑर्गेनिम्स रखे जाते हैं, बेसिकली उनमें एक बहुत बड़ी सिमिलरिटीज को हम देख सकते हैं, सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है? डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिज्म करेक्टली सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड। नेम करने के लिए हमें उसे आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स का यदि नहीं किया जाएगा तो नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है। दैट इज द नॉट पॉसिबल विदाउट द आइडेंटिफिकेशन। पता है? तो इस तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स का नेमिंग प्रोसेस करने से पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो बेसिकली उसका नॉमेनक्लेचर करना थोड़ा हार्ड होगा, या मैं कहूं कि इम्पॉसिबल होगा। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर। हमने नेमिंग प्रोसेस देख लिया, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये बायोडायवर्सिटी को भी लिंक कहीं ना कहीं कर रहा है। तो किसी भी नॉमेनक्लेचर की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? बेसिकली एक यूनिक नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिक नेम अपने आप में एक साइंटिफिक नेम होता है। मैं ये कहूं कि बेसिकली वीट अपने आप में एक इंग्लिश नेम है। अब ये राजस्थानी में अलग बोला जा सकता, हो सकता मराठा में अलग बोला जा सकता है, मराठी लैंग्वेज में, पंजाबी में अलग, गुजराती में अलग। यदि यही नेम हम प्रोनाउंस करते हुए इंग्लैंड जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े डाउटफुल कंडीशंस आ जाएंगी। इसलिए कि यूनिवर्सल और यूनिक नेम हमें उस वीट को प्रोवाइड करना होगा। तो उस वीट का जो यूनिवर्सल नेम है उसकी एक आइडेंटिकल, यूनिवर्सल आइडेंटिकल बन जाएगी। इसलिए हमें यूनिक नेम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस यूनिक नेम को हम साइंटिफिक नेम करेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के कुछ एजेंसीज बनाई गई है। वो एजेंसीज उन नेमिंग प्रोसेस के वेरिफिकेशंस और उनको अप्रूवल प्रोवाइड करती है। ये आप देख रहे हैं कुछ ICBN, ICZN, ICNB, ICBN, ये कुछ एजेंसीज है जो इंटरनेशनल लेवल्स पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए या उसका अप्रूवल करने के लिए है वो एफिलिएशन देती है। बेसिकली इनसे एफिलिएशन लेना जरूरी है। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए होता है। दूसरा है ICZN, इसको थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहां पर मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। यस, ये जो ICBN है, ICBN का मतलब क्या? उसी तरह से ICZN, ICNB और ICBN। जैसे मैंने कहा कि सारी एजेंसीज हैं जो नेम प्रोवाइड करने के लिए एफिलिएशन और अप्रूवल देती है। कोई भी नेम प्रोवाइड करने से पहले एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये एजेंसी सबके ऊपर मॉनिटरिंग रखने का काम कर रही है। यहां पर इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट में लिखा हूं। ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए होता है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है फिर फॉर प्लांट्स, फॉर प्लांट्स। सेकेंड नंबर ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम नॉमेनक्लेचर। नाम से पता चल रहा है सारे के सारे जो जू में एनिमल्स रखे जाते हैं, तो ये किसके लिए हो गया? फॉर एनिमल्स, फॉर एनिमल्स। ICNB की बात करूं तो ICNB में आ जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर
ऑफ बैक्टीरिया। नाम से पता चल रहा है कि किसके लिए है, बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर करने के लिए, फॉर बैक्टीरिया, फॉर बैक्टीरिया। और लास्ट है ICNB, ICNB, और ये ICNB है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। ये वायरस का नोमेनक्लेचर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यूनिक ये बात आई कि इंपोर्टेंस ऑफ नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो इंपोर्टेंस ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर एक चीज ये यहां पर आ गई कि बेसिकली यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए नोमेनक्लेचर करना जरूरी है। दूसरा, प्लांट्स और एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिम्स का नॉलेज लेना जरूरी है, उसकी स्टडी करना जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिकली उस नॉलेज को स्टैंडर्ड वे में पर्टिकुलर पढ़ना होता है, एक साइंटिफिक वे में पढ़ना होता है, उससे स्टैंडर्डाइजेशन करना भी नोमेनक्लेचर का एस्पेक्ट है, टारगेट है। थर्ड नंबर, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज। किसी भी बड़े ग्रुप के अंदर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज को यदि हम मालूम कर लें तो नोमेनक्लेचर के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि पर्टिकुलर हमें एक आइडियल लॉजी मिल जाएगी कि पर्टिकुलर कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकोड होती है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकोड नहीं होती। उसी तरह से स्पर्मेटोफाइट्स में सीड बनते हैं और एम्ब्रियोफाइट्स में एम्ब्रियो बनते हैं। उसी तरह फंगस हुआ, वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की कैटेगरीज हैं जिनमें आने वाले लिविंग ऑर्गेनिम्स में एक सबसे बड़ी एक सिमिलरिटी होती है। जो डिसिमिलरिटी रखेगा उसको सेपरेट में रखेंगे, तो इस तरह से हमें उसको स्टडी को इजी करने में बहुत हेल्प मिलती है। फोर्थ नंबर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो जितना ज्यादा सिमिलर होगा, मैक्सिमम उसमें यदि 99.99% सिमिलरिटीज होंगी, इसका मतलब इवोल्यूशन में उनका बहुत क्लोज रिलेशन है। तो इस तरह से कौन किसका सबसे पहले इवोल्यूशनरी रिलेशन सीरियल नंबर 1 पे आया या कौन सा सेकंड पे आया, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स का किससे क्लोज है, किससे दूर है। मैं ये कहूं कि मैमल्स में ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप गोरिल्ला से है। उसी तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैमल्स के अलावा यदि मैं मानूं तो बर्ड्स और रेप्टिलिया से है। रेप्टिलिया से पहले है वो एम्फीबिया है, एम्फीबिया से पहले फिशेज आए। तो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मेंटेन करने का सबसे बड़ा एस्पेक्ट हुआ कि उसके नोमेनक्लेचर के थ्रू ये चीज समझ में आती है। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर ग्रुप में उनको रखते हैं, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंडिंग स्पीसीज। जो स्पीसीज बहुत ही ज्यादा रिस्क पोजीशन पे चल चुकी है, डेंजर जोन में आ चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे वो गायब हो रही है, क्योंकि उनके हैबिटेट हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बहुत से नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और उस हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से बहुत से इकोसिस्टम और हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गए, और उन पे डिपेंड करने वाले लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर एक रिलेशन बना हुआ है। फूड चेन आपने पढ़ा है, फूड वेब आपने पढ़ा है, तो हर एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज आपस में एक रिलेशन बना के रह रही है। पर्टिकुलर यदि उसका कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज जिससे वो इंटरकनेक्टेड है, यदि डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या डेड हो गई, या वहां से गायब हो गई, तो बेसिकली ये किसी भी ह्यूमन पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है। तो उस कैटेगरी के अंदर हम किस लिविंग ऑर्गेनिम्स और ग्रुप को इतना इंपॉर्टेंस दे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, और नोमेनक्लेचर के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली ये सी चीज यहां पर आ रही है। अब हम देखेंगे बेसिकली नॉमिंग प्रोसेस, नेमिंग प्रोसेस कौन सा है, बाय नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बाय नोमेनक्लेचर। यस, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको नाम से पता चल रहा होगा, बाय का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है साइंटिफिक नेम, एंड नोमेनक्लेचर का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नेमिंग, राइट। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय मींस टू, नोमियल मींस साइंटिफिक नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देना, नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग। तो ये वर्ड मीनिंग हो गया। किसी भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो टर्म्स होती है किसी भी साइंटिफिक नेम का, इस हिसाब से उस सिस्टम को हम बाइनरी नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ये बाइनरी नोमेनक्लेचर है वो सबसे पहले कार्लस लिनियस साइंटिस्ट ने दिया था। आपकी जानकारी के लिए यहां पर स्टार पॉइंट लगा देता हूं कि इस
बड़े डेडिकेशन की वजह से, डिवोशन की वजह से कैरलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के अंदर टैक्सोनॉमी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए जिस साइंस को हम प्रिपेयर करते हैं, जिस ब्रांच को प्रिपेयर करते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी का डेविएशन है, वो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन दिया था कैरलस लीनियस ने दिया था। दैट्स व्हाई कैरलस लीनियस आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मैं छोटे से अक्षर में यहां पर लिख देता हूं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। अभी टू टर्म साइंटिफिक नेम कौन कौन सी है? किसी भी साइंटिफिक नेम के अंदर दो टर्म्स होती हैं। फर्स्ट, उस साइंटिफिक नेम या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का पर्टिकुलर दो टर्म्स हैं, जेनेटिक एपिथेट और सेकंड हो गया स्पीसीज एपिथेट। जेनेटिक एपिथेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जीनस होता है, जीनस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, और स्पीसीज एपिथेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का स्पीसीज होता है। इस हिसाब से दो टर्म्स होगी। एग्जांपल की बात करें, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है, तो यहां पर होमो क्या हो गया? जीनस, और सेपियंस क्या हो गया? स्पीसीज। इस हिसाब से जीनस होमो सेपियंस क्या हुआ? इसका जीनस एपिथेट, जेनेटिक एपिथेट, और स्पीसीज क्या हुआ? इसका स्पीसीज एपिथेट। द सेकंड एग्जांपल, एलियम सेपा। एलियम सेपा इज अ बॉटनिकल नेम, यानी साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट जिसका नाम है अनियन। तो बेसिकल ये जीनस यहां पर एलियम है, तो इसका ये हो गया जेनेटिक एपिथेट, और दिस स्पीसीज सेपा, सेपा इज स्पीसीज एपिथेट। तो इस हिसाब से किसी भी नॉमेनक्लेचर के अंदर, बाइनरी नॉमेनक्लेचर में किसी भी साइंटिफिक नेम की दो टर्म्स होती हैं। फर्स्ट होता है उसका जेनेटिक एपिथेट, जिसे जेनेरिक एपिथेट भी कहते हैं, और स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। तो इस तरह से हुआ। अब इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए कुछ नॉर्म्स, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो नॉर्म्स और रूल्स फॉलो करने के लिए कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। नंबर वन, हर एक साइंटिफिक नेम के दो टर्म्स होते हैं, जीनस एंड स्पीसीज नेम्स। इन जीनस और स्पीसीज नेम्स को कंबाइंडली कहा जाता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो होमो सेपियंस इस हिसाब से क्या हो गया? साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आगे एक वीडियो और लेंगे जिसके अंदर अपन बाइनोमेनक्लेचर के डिफरेंट नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के हम एग्जांपल्स देखेंगे, उनको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड, names, any names of scientific names are written in a Latin, always italicized। बेसिकली जितने भी साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं उनका बेसिक ओरिजिन डायरेक्ट किए गए हैं वो डायरेक्टली लेटिन से, बट उनका लेटिन का जो लैंग्वेज है उसका लिखने का तरीका बेसिकली इटालिसिस्ट होता है। इटालिसिस्ट का मतलब होता है उसको तिरछा लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखने की कोशिश करी है। तो कंप्यूटराइज करने के लिए या प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कोई भी नेम यदि ड्रॉ किया जाएगा तो उसे इटालिसिस्ट में कहा जाएगा। बट यहां पर एक चीज ध्यान देने की है, यदि वो हैंड राइट किया जाएगा तो उसको तिरछा लिखना, ऑब्लिक्यू लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है इटैलिसाइज्ड टच देने के लिए, अदरवाइज वो साइंटिफिक नेम रॉन्ग हो जाएगा। तो इटैलिसाइज्ड देने के लिए हमें उस जीनस और स्पीसीज नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जिस तरह से हैंड राइट लिखते हुए भी वो इटैलिसाइज्ड हो जाएगा, लैटिन लैंग्वेज में नहीं होगा एक्चुअली। बेसिकली ये कहा जाता है, ये फैक्ट थिंग है कि साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जितने भी नेम बनाए गए थे फर्स्ट बनाए गए थे लैटिन लैंग्वेज में, बट धीरे धीरे उसको अदर लैंग्वेज में भी लिया जाने लगा। बट बेसिकली कहा जाता है कि ये फैक्ट थिंग है कि लैटिन लैंग्वेज ऐसी ओनली एक दुनिया की लैंग्वेज है जिसमें अब चेंजेस नहीं किए जा सकते, जैसा वो नेम पहले दिया गया था वैसे ही आज है। बट यदि आज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम डिस्कवर्ड होता है तो वो टच देने के लिए, लैटिन लैंग्वेज का वो टच देने के लिए उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, और वो सेपरेटली अंडरलाइन इटैलिसाइज्ड को शो करता है, उस लैटिन इटैलिक्स को शो करता है, बेसिकली उसकी ओरिजिन को सर्टिफाइड करेगा। तो अब हम उसको ऑब्लिक्यू न लिख करके सेपरेटली जीनस और स्पीसीज नेम को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो नेम्स आर रिटन इन लैटिन ऑलवेज इटैलिसाइज्ड, एग्जांपल होमो सेपियंस ऑब्लिक्यू तिरछी लैंग्वेज में लिखा हुआ है,
तिरछा लिखा गया है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द जीनस ऑलवेज बिगन्स विद द कैपिटल लेटर। किसी भी लिविंग ऑर्गन्स का जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है उसका जीनस होमो है। तो होमो एक जीनस नेम है और उस जीनस नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। द स्पेसिफिक नेम बिगिंस विद द स्मॉल लेटर। तो स्पीसीज का नेम होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लिखे जाते हैं और स्मॉल से ही वो स्टार्ट होते हैं। सो द स्पीसीज नेम बिगिंस विद द स्मॉल लेटर, राइट। बट ये चीज यहां पर लिंक कर रही है। तो ये एक बायनोमेनक्लेचर का प्रोसीजर हो गया। बहुत से बेसिक थिंग्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं बायनोमेनक्लेचर के बारे में। उस बायनोमेनक्लेचर के डिफरेंट फैक्ट्स हम चैप्टर फिनिश होने के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, उसके अंदर उसके डिफरेंट फैक्ट्स लेंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इस एनसीईआरटी बैकग्राउंड से आगे बढ़ेंगे। आपको मैं फिर एक चीज बता देता हूं कि जो हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास में आपके लिए वो आपके साइंस का बाइबिल है। बाइबिल का मतलब बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा ऐसा एक महान बुक जो बेसिकली आपके बहुत से नीट एग्जाम्स या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका एक सोर्स, अच्छा सोर्स होता है। तो 11th एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी बाइबिल है आपका। तो एनसीईआरटी को सबसे पहले कवर करें क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर 80 to 85, 90% तक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी में से आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का जो बेसिक आइडिया और नॉलेज है वो हमारे लिए हमारे नॉलेज को बहुत एनहेंस करता है। दैट्स हमें उस एनसीईआरटी को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका पार्ट 3rd वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट बायनोमेनक्लेचर कैटेगरीज। और कैटेगरीज हैं वो आपके फाइलम हो जाती है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, ये सब कुछ उसमें आएंगी। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे 4th वीडियो के अंदर इस आते हैं। थैंक यू। कीप योर स्टडी ऑन गुड। थैंक यू।